नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है सामाजिक परिवर्तन। आज की वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन की भूमिका को जानते हुए जनजाति, मध्यकाल में जनजातीय समाज तथा खानाबदोश और घुमंतु जनजातियों के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। वे अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन का निर्वाह करते हैं। वर्तमान में जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला वैदिक काल में ही रख दी गई थी। तब से लेकर आज तक इस सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में कई राजवंशों का शासन रहा। इस व्यवस्था के नियमों को कई राजाओं ने स्वीकार भी किया। विभिन्न राजाओं के हस्तक्षेप के कारण जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था मध्यकाल में अधिक दृढ़ हो चुकी थी, परंतु उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में इस व्यवस्था के नियमों को नहीं मानने वाले लोग भी थे। ऐसे लोग अपने बनाए नियमों के आधार पर ही सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। इतिहासकार इन्हें जनजातीय समाज के नाम से पुकारते। अब प्रश्न यह है कि जनजाति किन्हें कहते हैं। जंगलों एवं सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे छोटे गांवों में कई पीढ़ियों से साथ रहने वाले परिवारों को जनजातीय परिवार कहा जाता है। ऐसे अधिकांश परिवार एक दूसरे से सामूहिक और पारस्परिक संबंध रखते हैं। इनकी आजीविका प्रमुख रूप से आखेट या शिकार करना, खाद्य संग्रहण और कृषि तथा पशुपालन पर आधारित है। सामान्यतः स्त्रियां कृषि संबंधी अधिकारी कार्य स्वयं संपन्न करती हैं। बच्चे प्रायः घरों में सूखते अनाजों को पशु पक्षियों से बचाते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। इसके अलावा बर्तन बनाना, झोपड़ी बनाना, टोकरी बनाना, ऐसे कई कार्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। जनजातीय लोग मनोरंजन के लिए गायन तथा नृत्य भी करते हैं। इनकी अपनी एक समृद्ध संस्कृति और परंपरा है। इसमें उनकी भाषा, संगीत, कहानियाँ और चित्रकारी कला शामिल है। चलिए दोस्तों, मध्यकाल में जनजातीय समुदाय के बारे में चर्चा करते हैं। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय समाज के लोग रहते थे। उनमें सामाजिक भेदभाव का सर्वथा अभाव रहता था। जनजातीय समाज के बारे में समकालीन इतिहासकार और यात्रियों ने बहुत कम जानकारियाँ दी हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जनजातीय समाज कोई दस्तावेज नहीं रखते थे। वे अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को मौखिक रूप से कथाओं, कहानियों आदि के रूप में सहेज कर रखते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण मौखिक ही हुआ करता था। इसके अलावा वे बाहरी लोगों को अपने आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं देते थे और ये समुदाय प्रायः सुदूरवर्ती इलाकों जैसे घने जंगलों, पहाड़ों या फिर मरुभूमियों में रहते थे, जहाँ इनसे बाहरी लोगों का संपर्क नहीं हो पाता था। आज के इतिहासकार इसका इतिहास लिखने के लिए लोगों द्वारा कही गई परंपराएं हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये जनजातियाँ जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते थे। जहाँ कुछ जनजातियाँ शिकार और खाद्य संग्रहण तथा पशुपालन पर निर्भर थी, तो वहीं कुछ स्थानांतरित खेती से जुड़ी हुई थी। कुछ जनजातियाँ व्यवस्थित खेती भी करते थे। प्राकृतिक संसाधनों पर उनका एकाधिकार था। जल, जंगल, जमीन, ये सब संयुक्त रूप से इन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखते थे। इन संसाधनों का बंटवारा परिवारों के सदस्यों के बीच होता था। यह बंटवारा उनके अपने ही नियमों के अनुसार होता था। कभी कभी उनका बाहरी लोगों के साथ टकराव भी हो जाता था। इनके लिए बाहरी लोग वे थे जो जाति व्यवस्था को मानते थे।
लेकिन इस टकराव से ये अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में कामयाब रहे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कुछ जनजातियां शक्तिशाली और प्रभावशाली भी थीं। उनका बहुत बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभाव था। बाद में यहाँ गख्खर लोग शक्तिशाली हुए। इस जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। इसके अलावा मुल्तान और सिंध में लंगाह और अरगुन, उत्तर पश्चिम में बलोच तथा पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरियों तथा उत्तर पूर्वी भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का प्रभाव था। 12वीं सदी तक वर्तमान बिहार और झारखंड के कई इलाकों में चेरों का शासन स्थापित हो चुका था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह ने 1591 ईस्वी में चेर राजा भगवत राय पर आक्रमण किया, लेकिन पूरी तरह से उसे अधीनस्थ तो नहीं कर पाया, पर वह वहाँ से काफ़ी धन लूटने में सफल रहा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खाना बदोश और घुमंतू जनजातियों के जीवन के बारे में। बच्चों, ये खाना बदोश और चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। वे ऐसा अपने जानवरों के लिए चरागाह की तलाश में करते थे। ये लोग दूध, घी तथा ऊन जैसे पशुचारी उत्पादों की बिक्री कर अपनी जीविका चलाते थे और साथ ही खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और बर्तन इत्यादि प्राप्त करते थे। कुछ चरवाहे मवेशियों और घोड़ों की बिक्री भी करते थे तथा अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों का क्रय विक्रय करते थे। ऐसी ही एक व्यापारिक जनजाति बंजारे के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने इस अध्याय को एक छोटी सी भूमिका से शुरू किया। उसके बाद जनजाति के बारे में हमने जाना, मध्यकाल में जनजातीय समाज के बारे में हमने चर्चा की और खाना बदोश और घुमंतू जनजातियों के जीवन के बारे में भी अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसमें बंजारों के बारे में अध्ययन करते हुए सामाजिक परिवर्तन और जातियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही झारखंड की जनजातियों का भी अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।